अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। जीत तो हम गए कल का मैच, लेकिन बस बमुश्किल ही जीते। हम गए से ही, मतलब हम एक ऑलमोस्ट अपॉलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं। फंस गया था, आई एम सॉरी, एम्बैरेसिंग हो गया था। पहले तो आपने उनको बहुत ही अच्छे टारगेट पे अपने लिए टारगेट आपने जमाया और उनको आउट कर दिया, विच वाज ग्रेट। लेकिन खुद लगता था कि लिटरली अब्दुल्ला वो T20 टारगेट्स T20 के टारगेट में ओडीआई में 40 प्लस ओवर्स के बाद वी मैनेज टू मेक दैट। अच्छा हाँ, और जाहिर है हम जीत तो गए, लेकिन चंद विकेटों से ही जीते। एट द सेम टाइम इट बिकेम रियली बोरिंग टू बी ऑनेस्ट। सो एक इस एलिमेंट को भी ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। जीत और हार के लिए शाहीन आफरीदी साहब का भी यही कहना था कि हर मुल्क अपने हिसाब से विकेटें बनाता, और हमने भी बनाई। और जाहिर है पिछले मैच में तो हमने देखा था, एज इन कल वाले नहीं, उससे पिछले वाले में, कि हम उसी विकेट में ट्रैप हो गए थे। और कल भी कुछ ऐसी सूरत हाल बनती हुई लग रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हम ना सिर्फ ये मैच जीते, सो हम पहले तो ये कह दें कि हम ये सीरीज भी जीत गए। हम सीरीज जीत गए, ऑब्वियसली कल से हम ये बात कर रहे थे और हमें लग रहा था कि बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है मामला जो है। एक वो जीते, एक हम जीते, और तीसरा जो होगा वो बड़ा डिसाइसिव होगा। और फिर आके जब ऑस्ट्रेलिया ने खेलना शुरू किया और हमने धड़-धड़ करके उनके सारे प्लेयर्स आउट किए, एंड द टारगेट बिकेम सो स्वीट कि ऑनेस्टली दिल चाह रहा था कि ये इसको हमें इस तरह खेलना चाहिए कि विद इन 20 ओवर्स वी शुड बी एबल टू डू इट। नो, विकेट ही वैसी नहीं थी ना, वो भी कोई बच्चे तो नहीं थे। तो फिर वो विकेट वैसी क्यों नहीं थी? अब विकेट का भी तो प्रॉब्लम है, और ये एक्चुअली डे वन से हम ये भी बात कर रहे हैं कि व्हाई इजंट द विकेट फ्रेंडली फॉर बैटर्स कि आए और कुछ मतलब प्ले द गेम। अच्छा जी, तीसरे वनडे में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम की है। सो इस पे हम सर्टनली सबसे पहले कंग्रेचुलेट करेंगे, सबसे पहले मुबारक हो जी। और पाकिस्तानी बॉलरों ने शानदार बॉलिंग करके ऑस्ट्रेलियावी टीम को 157 रन पर पवेलियन भेज दिया था। वी वर रियली हैप्पी। और शादाब ने भी विकेटें ली और उसके बाद उन्होंने रन भी बनाए और सब अच्छा था, सभी अच्छा था। कप्तान जॉश इंग्लिस ने 65 रन की नुमाया इनिंग खेली। लबुशैन और एलेक्स कैरी ने 19 रन बनाए। पाकिस्तानी कैप्टन शाहीन आफरीदी ने 3 विकेटें हासिल की। मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे हैं। और अबरार अहमद और शादाब खान ने 2-2 विकेटें हासिल की। एक खिलाड़ी को हारिस रऊफ ने भी आउट किया। हदफ के ताक़ुब में फिर क्या हुआ, पाकिस्तानी टीम हो गई मुश्किलात का शिकार, जो हमेशा होता है हमारे साथ। बाबर आजम ने 40 रन की मुहतात इनिंग्स खेली और टॉप स्कोरर रहे। टॉप स्कोरर तो वो रहे, लेकिन वो 40 रन उन्होंने किए कोई 80 प्लस बॉल्स पे। तो वो थोड़ा सा, वो जो आप कह रहे हैं ना, बोरिंग हो गया था, फ्रस्ट्रेटिंग हो चुका था कि ये हो क्या रहा है। और ऑनेस्टली उस वक्त मुझे बाबर के लिए दुख भी हो रहा था, गुस्सा भी चढ़ रहा था कि फॉर हिज ओन स्टैंडिंग, फॉर हिज ओन रेपुटेशन, मतलब कम ऑन एंड जस्ट टेक इट ओवर। इतना तो ऐसा नहीं है ना कि कम ऑन, मतलब अगर इतना ही कम ऑन वाला मामला होता तो 157 रन का टारगेट भी ना मिलता हमें। नहीं जी, हम आउट कर रहे थे ना उनके। हाँ, मतलब तो हमारे बॉलर्स का कमाल था ना। It was a very difficult pitch for batters as well, and we deliberately. I'm sorry, even then I will not let you get away with the fact कि आप 40 रन बना रहे हैं on 80 प्लस, और बाबर आजम not just anybody। 27 रन बनाए, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं। और राशिद लतीफ़ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक कप्तान, और सिकंदर बख्त ने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। सो सबसे पहले तो शाहीन हमारे कैप्टन ने हाँ इस बात से गुफ्तगू शुरू की कि हर टीम अपने हिसाब से विकेटें बनाती है, पिचें बनाती है। हमने भी बनाई, और अभी वर्ल्ड कप में कोई 15 महीने हैं। सो हम जब उसके करीब जाएंगे तो हम वहाँ के हालात के मौजू विकेटें बनाना या पिचें बनाना शुरू कर देंगे। सो ये सारी गुफ्तगू और कल के मैच की सूरत हाल पर बात करने के लिए। एंड सिकंदर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। राशिद भाई, पिच के हवाले से भी हम बात कर सकते हैं। पहले ओवरऑल जरा मैच के हवाले से आप बात करें। जबरदस्त, हमारे बॉलर्स ने तो बड़ा अच्छा काम किया। शादाब ने भी कल विकेट ली। यस, और बैटर्स कुड हैव डन बेटर दो एंड क्विकर। अस्सलाम वालेकुम, सबको मुबारक। पाकिस्तान एक और सीरीज जीत गया और अच्छा है जीतना, लेकिन इसमें जो बात पिच की है, हाँ, मुसलसल तीसरी सीरीज है बाय द वे। टर्निंग पिच हो, खराब पिच नहीं होनी चाहिए, ये खराब पिच थी। इस पे आप कह नहीं सकते, इसको तो आईसीसी भी डीमेरिट पॉइंट दे सकता है, क्योंकि आप एंटरटेनमेंट कराते हैं। अभी हमने पीएसएल देखा, 20 ओवर में 200 रन बनते हैं, यहाँ तो 50 ओवर नहीं खेल पा रही टीम ना जी। तो ये सब स्टैंडर्ड पिचेज हैं और इसे अवॉइड करना चाहिए। टेस्ट मैचेस में बनती हैं ऐसी पिचेज। अब हम बात करते हैं कि हम अपना एडवांटेज लेते हैं। हमने लिया एडवांटेज अगेंस्ट इंग्लैंड लिया, लेकिन उसमें भी हम एक टेस्ट मैच हार गए। हमने एडवांटेज बांग्लादेश से लिया, उसमें 2 टेस्ट मैच हार गए। फिर हमने वेस्ट इंडीज को बुलाया और अपनी पिचेस बनाई, अपनी कंडीशन के लिहाज से हम उससे भी एक टेस्ट मैच हार गए और अननोन बॉलर से 10 विकेटें गिरवा ली। उसके बाद हम खेलते हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका,
अपनी पिचेस बनवाते हैं, खराब पिचेस बनवाते हैं, उसमें भी हम एक टेस्ट मैच हार जाते हैं। अब हम इसको ले लेते हैं, जिम्बाब्वे के खिलाफ हम खेलते हैं, उसमें भी एक मैच हार जाते हैं। अब हमें इनको बुलाया था, क्लीन स्वीप होता है जब आप, हम तो जाते हैं, हम तो 0 होता है ना हमारा, हम तो सारे मैच हार जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी आ रहा है, यहाँ पे वो जीत के जा रहा है पाकिस्तान, तो उनकी कामयाबी है। ऑस्ट्रेलिया 1-2 प्लेयर अपने निकाल लेगा यहाँ से। वो आउट हुए, फास्ट बॉलर पे मेनली आउट हुए। जो शाहीन अफरीदी, शाहीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है कल। शाहीन ने बहुत अच्छी बॉल की। देखिए बॉल बैक पे नहीं आ रही थी, उन्होंने इंग्लिश को जो आउट किया मिड ऑन के ऊपर, वो उन्होंने पूरी हिट मारी है। फिर ग्रीन को मिड विकेट पे बाबर आजम के हाथों आउट किया, वो टर्निंग पॉइंट था। वो ऐसा था कि 150 पे आउट हो गए, वरना 200 रन हो जाते, हमारे लिए मुश्किल हो जाता। मेरे ख्याल से ये कॉन्फिडेंस शेक हुआ है हमारे बैटर्स का, ओपनर का और मिडिल ऑर्डर का। अगर वो रन ही नहीं करेंगे, सलमान अली अगर रन ही नहीं करेंगे, साहब अगर रन ही नहीं करेंगे, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? अब अपनी होम पिचेस पे लाइक इंडिया, आप 150 रन कराते हो रोहित शर्मा से, विराट कोहली से, तो वहीं से प्लेयर दैट्स अ बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जाहिर है फिर उस पे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और वो इट पेज ऑफ इन द लॉन्गर रन। सो सिकंदर, आप बताइएगा, जो पिच थी उसका इदराक तो शाहीन अफरीदी साहब को भी है गालिबन, लेकिन ओवरऑल चलिए हम सीरीज जीत गए, हम मैच भी जीत गए, क्या कहेंगे कि हाँ ठीक है, अब हमारे यहाँ कोई आया था, हमने अपने हिसाब से बनाया और वी इवेंचुअली वन द सीरीज एट द एंड ऑफ द डे। देखें जी, सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान मैच जीत गया, सीरीज जीत गया, नौकरियां बच गई सबकी और सब कुछ अच्छा हो गया जो वो चाहते थे। मगर पिच जो है, मैंने पहले इंडस्ट्रियल पिचेस का बहुत जिक्र किया है, वो एक टेम्परेरी चीज होती है, परमानेंट चीज नहीं होती। एक टेम्परेरी चीज आपने क्रिएट की, आप निकल गए उसमें से, मगर आप लॉन्ग टर्म तो देखें। आप पिच को छोड़ दें, मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास 15 लड़के थे, जिसमें से 5 लड़के तो खेले ही नहीं, 16 लड़के थे, 5 तो खेले ही नहीं, तो अभी फायदा क्या हुआ आपको? पाकिस्तान ने क्या हासिल किया? आपने बस मैच जीतना है, किसी तरह जीतना है, कोई प्रोग्रेस पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नहीं होनी चाहिए। वहां पर जो थे, सुफियान थे, एक मैच नहीं दिया, रोहिल नजीर थे, नसीम शाह थे, शुमाइल हुसैन थे, अहमद दानियाल थे। यार अपनी टीम के साथ रखते हैं कि किसी को कीप ऑन चेंजिंग, आप उनको मौका तो देते। तो मैं ये समझता हूँ कि वो बात तो सही कह रहा है कि हमारी मर्जी, हमारी पिच है, हम जैसी बनाएं, मगर फिर बाद में क्या होता है? आप बांग्लादेश जैसी टीम से बांग्लादेश में जाकर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश, वो पहले इतने तगड़े नहीं थे, अब वो ऐसे हो गए हैं कि वो हमें फीटी लगा रहे हैं। तो आपका फ्यूचर क्या है, ये आपने सोचना है। अच्छा, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं और सिकंदर, अभी आप कह रहे हैं कि 5 लड़के थे, आपने मौका नहीं दिया। हम सुफियान की बात करते रहे, हम शामिल हुसैन की बात करते रहे। हम अगर स्टैट्स पे नजर दौड़ाएं, एंड इफ वी कैन प्ले दैट स्लाइड ऑन स्क्रीन, सिंस 2023 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा डेब्यूटेंट खिलाए हैं। अगर आप कंपैरिजन करें ना, फ्रॉम 23 टू राइट नाउ, हम 26 में है, 3 साल दिखाएं प्लीज दिखाएंगे जरा, देयर यू गो। हाँ जी, सो पाकिस्तान ने सिंस 2023 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान ने 31 मैचों में 19 डेब्यू कराए हैं। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका ने 29 मैचों में 17, एंड बाकी तमाम टीमें इसके नहीं। और ऑस्ट्रेलिया जिससे मुकाबला था, उसने 24 मैचों में 9 डेब्यूटेंट्स को मौका दिया। तो फिर वहाँ हो गई कि एक्चुअली हम चांस देते हैं। देखो, खिलाना चाहिए, मगर खिलाते कहाँ से हैं, ये बात है। अब मैं कल, आपने उस दिन पूछा था ना, तो मैंने एक डेटा निकाला था। तो पाकिस्तान, उनके जो लड़के हैं ऑस्ट्रेलिया के, जो बी टीम है, उन्होंने 1004 मैच खेले में फर्स्ट क्लास के, सारी टीम ने जो भी खेली थी। और जो मैंने निकाला था, पाकिस्तान के 594 आधे मैच हमने खेले में। हम जो है वो जो डोमेस्टिक क्रिकेट, मेरा सिर्फ ये सवाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि क्या ऑस्ट्रेलिया की 6 टीमों वाली टीम, जिसका वो पूरा सिस्टम हमारे प्राइम मिनिस्टर लेकर आ गए थे, क्या वो इतने मैच कैसे खेल लेते हैं? क्या वो उनकी ए टीम नहीं खेलती? क्या उनके पास दूसरी चीजें नहीं होती उनके पास? क्या बिल्कुल फालतू पड़े हुए हैं, बस वो खेलते हैं? हमारे और उनके दरमियान इतना बड़ा गैप क्यों है? तो आपको ये जो डेब्यूटेंट्स है, मैं ये तो एक इसने बड़ा अच्छा निकाला, कल इसने राशिद ने ये बात का जिक्र किया था। अब एक और चीज हम निकालेंगे, हो सकता है राशिद किसी को कह दे जो उनका दोस्त है, कि हमने कितने लड़के साथ लेकर गए, उनको खिलाए ही नहीं और उनको फारिग भी कर दिया। अम्माद भट्ट की मैं बात करता हूँ, बांग्लादेश लेकर गए। इसी तरह बहुत से लड़के हैं जिनको आप लेके, तो क्या है ये इस सिस्टम का क्या मकसद होता है? ये क्या सिस्टम है क्या जिससे हम टीम बना लेंगे अपनी, पाकिस्तान की टीम इंप्रूव कर जाएगी? देखिए, हमें पाकिस्तान की टीम को अच्छे हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट्स के अंदर परफॉर्म कराना है। ये सीरीज जीत के बाद खत्म हो जाएगी। जब वर्ल्ड कप आएगा, अगर उसमें कुछ नहीं हुआ,
तो फिर तो सवाल उठेंगे कि भाई ये क्या है। और मैं कोचिंग की बात करना चाहता हूँ कि भाई माइक हैसन की एक कैसी कोचिंग है कि सिर्फ 11 लड़कों पे वो फोकस किया हुआ था। तो एक आधे लड़के दूसरे को भी खिलाकर तो देखते कि क्या है क्या नहीं है। एक साहब ने लिखा कि उसने आईपीएल में ये कर दिया, तो मैं कहा आईपीएल तो सबसे महंगी टीम है, जगह है, वहां पे तो कोई छोड़कर नहीं आता। इसका मतलब है किसी ने उनको घास नहीं डाली तो वो पाकिस्तान के पास आके फंस गए। तो यार ये कौन सी कोचिंग है कि जिसमें आप लड़कों को बना ही नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ सीरीज जीतना चाहते हैं। ओके सिकंदर, गॉट योर पॉइंट। अच्छा, और ये हम जरा राशिद भाई से भी पता करना चाहते हैं कि व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, बिकॉज अगर चांस देने की बात हो, डेब्यूटेंट्स की बात हो रही है, उस तरह तो हमने मतलब ठीक ही किया है, मौका दिया है और अरफात मिनाज को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार दिया गया। ही इज आल्सो अ न्यू गाय। देखिए 19 प्लेयर बहुत ज्यादा हैं, आप ट्राई करते हैं। इनसे आने से पहले अगर हम 2023 से अब तक देखते हैं तो वनडे एंड T20 में तो तकरीबन हमारे जो 47 प्लेयर खेले हैं, और लेकिन सबसे ज्यादा जो प्लेयर खेले हैं वो 2-1.5 साल के अंदर 13 मई 2025 से लेके आज तक कल तक माइक हैसन के अंडर में 37 प्लेयर खेल गए। यानी कि जो पहले जो डेब्यू हुए हैं 2024-23 में वो सिर्फ 10 हुए हैं। इसके बाद व्हाइट बॉल में बहुत सारे डेब्यू, और सब ने एक 2 मैच खेले और वो बाहर होते चले गए। चाहे वो सुफियान मुकीम हो, इन्हीं के अंडर में खेले, सरफराज से के रिजवान के अंडर में खेले थे, इनके अंडर में बाहर हो गए। फैसल अकरम थे, वो भी बाहर हो गए। अहमद दानियाल हैं, बहुत सारे प्लेयर हैं जिनको मौके नहीं मिले। बात होती है नए प्लेयर की। देखिए गाजी, मैं कभी भी नहीं सोच सकता था जब पाकिस्तान टीम से खेल रहा था या मोइन खान खेल रहा था कि हम 4 नंबर पे जावेद मियांदाद को रिप्लेसमेंट कर लेंगे या सलीम मलिक को कर लेंगे या इंजमाम को कर लेंगे। अब इनको ये मौका मिला है, ये अपॉर्चुनिटी मिली है, गाजी गौरी हो जाए या मां सदाकत हो जाए, साहबजादा फरहान हो जाए, ओपन चांस मिला है आपको। ये बात ठीक है, सीनियर को करना चाहिए। ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो बंदा टीम से बाहर ही नहीं होता। न्यू प्लेयर की क्वालिटी पे भी डाउट है। ठीक है, फर्स्ट क्लास में करके आते हैं, लेकिन उनकी जो स्किल सेट है ना, मेंटली तौर पे वो इतने स्ट्रांग नहीं है। वो तो खेलते ही ऐसी पिचेस के ऊपर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यंग प्लेयर का है कि ये बड़ा अहम आपने पॉइंट उठाया, क्योंकि जाहिर है ज़्यादा एनर्जी होती है, फिजिकली ज़्यादा फिट होते हैं और कुछ करने का जज्बा भी ज़्यादा होता है। सो नए प्लेयर्स को अगर मौका मिल जाए तो मौके पे चौका ज़रूर लगाना हमने देखा है कि माजी में नए लड़कों ने, नए प्लेयर्स ने लगाया। अच्छा, हम बात कर रहे थे इससे पहले कोचिंग स्टाफ की, माइक हैसन की भी। सो कुछ स्टैट्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और अभी इससे पहले बात हो रही थी कि बैटर्स का कॉन्फिडेंस चेक हुआ है, क्योंकि जब कोई स्कोर ही नहीं करेगा, रन ही नहीं किसी के बल्ले से बनेंगे, तो फिर ठीक है हम सीरीज तो जीत जाएंगे, लेकिन यू नो इन्हें सेटिस्फैक्शन तो नहीं आएगी। अंडरवेलमिंग टाइप की जीत होगी। इसमें ये स्टैट तक दिखा रहे हैं आपने। उनसे पहले माइक हैसन से पहले बाबर आजम, रिजवान या फखर जमान के क्या स्टैट्स है, उसके बाद क्या है, -20 का एवरेज हो गया है बाबर आजम का, और -11-12 का इनका स्ट्राइक रेट का फर्क आ गया है। सबका इतना फर्क आ गया है, तो इसको जायजा लेना चाहिए। इसके अलावा जब ये न्यूजीलैंड के कोच थे तो जब ये छोड़ के गए तो उनके जो स्ट्राइक रेट है वो बेहतर हुआ है उनका। तो ये स्टैट्स बहुत कुछ सिखा रहे हैं, ये बड़ा बहुत कुछ सिखा रहे हैं बैटर्स को लेके। और सिकंदर, आपसे हम चाहेंगे कि बॉलर्स के स्टार्ट पे हम नजर जरा डालते हैं अब, तो उस पे आप रोशनी डालें, उस पे तज्जिया दें। बॉलर्स का स्टार्ट आ गया हमारे सामने। इकोनॉमी और एवरेज दोनों खराब हुई है। बिफोर, अगर हम एक बेंचमार्क रख लें, बिफोर एंड माइलस्टोन रख लें, बिफोर एंड आफ्टर माइक हैसन। और ये दिस इज नॉट अ चार्ज शीट अगेंस्ट माइक हैसन, दीस आर द फैक्ट्स, दीस आर द स्टैट्स। देखिए, मैं स्टैट्स तो अपनी जगह पे होते हैं, मगर आंखों से भी तो देखा जाता है। मैंने आपको 10 दफा बोला है कि एक चीज होती है ऑडिट। मैंने बैंकिंग की हुई है, मैं बैंक में जाके काम किया हुआ है, बैंक का मैनेजर रह चुका हूँ, एक ब्रांच का, पूरे 24 ब्रांचे में थे, हम ऑडिट करवाते थे। लोग मैं खुद ऑडिट करने जाता था। ऑडिट क्या था, मेरा छापा मारता था सुबह जाकर कि एक्चुअल वहां पे वो चीज है या नहीं, एक्चुअल वो चीज है। हमारा जो अभी ये बात कर रहा है राशिद के जी 2 साल पहले वो थे, तो राशिद ये उम्रें भी तो बढ़ रही हैं। अब ये तो देखो, उम्र भी तो बढ़ रही है, उम्र कोई कम तो नहीं हो रही है। स्पोर्ट्समैन होता है जितना यंग होगा उतना वो, अगर की आप बात करें 36, 35 समथिंग लाइक दैट। Also an element के क्या ये कोचिंग का कसूर है या फिर as they aging as well? देखिए, आप लड़के भी अपना लुक आफ्टर नहीं कर रहे ना, कि आप शाहीन की पेस देखें खत्म हो गई है। सही है, कल की विकेट खराब थी, पहले जब विकेट गिरी थी मैंने कह दिया था, हम लाइव बैठे हुए थे कि गेंद रुक कर आ रहा है, बस वो फंसा है गेंद तो वो आउट हुआ है। तो कोई क्वालिटी ऑफ बॉलिंग तो नजर आए ना, कि पढ़ के गेंद जा रहा हो आपका। वो जब
नाहिद राना गेंद कराता है जो बांग्लादेश का है, वो भूली की तरह गेंद जा रही है, आपकी तो बिल्कुल आराम आराम से करा है, बट यू आर प्लेइंग, व्हेन यू आर प्लेइंग तो ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं हो ही जाती है, मगर आपकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो है वो बिल्कुल गिर गई है। अब इसके अंदर कोचिंग का क्या है कि भाई अगर आपका कोच ये कह रहा है कि जो मेरे सामने उसने मुझसे आर्गुमेंट करके बोला कि कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेगा, सब लीग खेलेंगे, तो उसका क्या मतलब होता है? उसका यही मतलब होता है कि भाई उसके जहन के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोफाइल सही करना है कि मैं व्हाइट बॉल का कोच हूँ, मैं व्हाइट बॉल को इंप्रूव करा दूं, बाकी चीजें जो जाए पाकिस्तान का उसको कोई फिक्र नहीं है। Once again हम ऑब्वियसली साथ साथ स्लाइड्स चला रहे हैं, स्टैट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। अच्छा, अब राशिद भाई, कल जब हम मैच देख रहे थे और ऑब्वियसली जब हमारी बारी आई बैटिंग की तो हमारा लग रहा था कि हम जरा फंस रहे हैं बीच में, एंड इट्स नॉट गोइंग एज स्मूथ एंड क्विक एज वी वुड हैव लाइक बिकॉज द टारगेट वाज नॉट बिग एट ऑल फॉर एन ओडीआई। तो ये फैसला करना कि अराफात को पहले भेज दें इंस्टेड ऑफ शादाब और समद, एग्जैक्टली, ये फैसला ठीक था? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं था। जब आप एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि हमारा ये बैटिंग ऑलराउंडर है, एज ए बैट्समैन दिया हुआ है, तो वो 8 नंबर पे तो नहीं जाएगा ना, फिर वो 5 नंबर 6 नंबर पे ही आएगा। और हम बैटिंग ऑर्डर देख लेते हैं। एक साहबजादा फरहान है जो कि T20 के अच्छे ओपनर हैं, बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए हैं, वो एक प्योर बैट्समैन है। मां सदाकत स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है। फिर बाबर आजम आ जाते हैं 3 नंबर। 4 नंबर पे गाजी गौरी विकेट कीपर आ रहे हैं, मेरे ख्याल से गलत नंबर है इनका। नंबर 5 को नंबर 4 पे सलमान अली आगा भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको होना चाहिए। नंबर 6 पे जहाँ पे समद को आना चाहिए था, एज ए बैट्समैन आना चाहिए था, या शादाब को आना चाहिए था, वहां पे आपके मिन्हास आए हैं वहां बैटिंग करने। फिर समद आए हैं बैट्समैन 7 नंबर पे। 8 नंबर पे प्योर बैट्समैन बकौल माइक हैसन। तो आपकी मिडिल ऑर्डर ये 2020 की है, ये खेले भी कल T20 की तरह जिस तरह हम लोग खेलते हैं। तो हमें बहुत ही अच्छी मिडिल ऑर्डर करनी पड़ेगी बिफोर द वर्ल्ड कप। स्पिन बॉलिंग अटैक, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हमारे पास बहुत ज्यादा हो गए। नवाज गए तो अरफात, मिन्हास आ गए, क्या ये बाहर जाके परफॉर्म करेंगे? मुझे डाउट है। ये सब बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है ये लोग। तो ये बैटिंग ऑलराउंडर, अगर हम देखते हैं सुफियान, मुकीम और अबरार 2 ऐसे बॉलर हैं जो दुनिया में कहीं पे भी जाके प्लेइंग 11 में आ सकते हैं, जिसमें से सुफियान मुकीम को हम मौका ही नहीं दे रहे। तो और उनका नहीं आ रहे, बाकी आप कह रहे हैं दुनिया में कहीं भी आ सकते हैं। देखो अब्दुल्ला जो लड़कों ने यहाँ बॉलिंग की है ना, वो इस पिचेस पे की और बहुत इंप्रेसिव लगे। टोटली एग्री। क्या ये बॉलिंग वहां जाके करेंगे जो अभी राशिद ने बोला? नंबर 2 ये कि एक चीज मैं थोड़ा सा राशिद से वो करूंगा, मतलब मेरी ये अपनी ओपिनियन है कि अरफात को ऊपर जल्दी भेजने से एक चीज अच्छी लगी कि नए बच्चे को आपने कॉन्फिडेंस दिया, जाओ ऊपर जाओ खेलो। हम करते थे हमारे दौर में, जब नीचे का जो प्लेयर होता था हम उसको ऊपर भेज देते थे, जैसे कि वसीम राजा थे मरहूम, या कभी को नीचे से जो है श्योर प्लेयर को ऊपर भेज दिया कि जाओ खेलो, तुम्हें कॉन्फिडेंस। इट्स नॉट अ बैड थिंग, मगर जो राशिद का पॉइंट है कि 7 नंबर का जो समद है, कभी मुझे लगता है कभी इम्तिहान ही ना ले रहे हो कि जी पिच इतनी टर्न होती है, आप तुम ही जाओ। पुटिंग देम टू टेस्ट इज अनदर। हाँ, तो वो मतलब है कि एक तरीके से अच्छा भी है, और अगर तो शक भी आ रहा है, शक भी आ रहा है, सो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बन गया ना फिर। नहीं, अच्छा अच्छी बात है, कुछ बच्चों को बनना चाहिए ना। हाँ। अब अगर वो जो बाहर 5 बैठे हुए थे, शायद उनमें से भी कोई बन जाता। अगर आप अब शायद पे तो सिकंदर बहुत कुछ शायद में हो सकता है, बहुत चीजें आ जाती हैं, बट इन द एंड बॉटम लाइन ये है कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल इन द सेंस दैट वी वन एंड वी वन द मैच। एक चीज कंफर्म है कि क्वालिटी ऑफ प्लेयर, हमारी जो क्वालिटी ऑफ स्किल्स हैं वो बहुत लो। यस, आई थिंक आज हमने वो काफी अच्छी तरह उस पे हमने बात कर ली है। एंड थैंक यू राशिद भाई, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। बट कांग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान, बिकॉज यू नो व्हाट, मतलब इस डिस्कशन में ना भी जाएं तो हम जीते हैं, एंड हम सीरीज जीत गए हैं, सो दैट इज गुड। अच्छा जी, कल का दिन भी गुजर गया। कल ऑयल प्राइसेस ऑल्दो कुछ नीचे आई थी, सदर ट्रंप के बयानात भी अजीबो करीब भी आने का सिलसिला जारी है। अच्छा, वी आर सो यूज्ड टू दैट नाउ। तो अमेरिका और ईरान के दरमियान जी जारी तनाज़ा जो है उसमें कोई पेशरफ्त खास नहीं हुई कल, और लेकिन 1000 मसाइल के बावजूद जंग बंदी बरकरार है समहाउ। दूसरी जानिब आपको ये भी बता दें कि सालसी की कोशिशों में पेश पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है, और तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि बतौर सहूलतकार और सालिस पाकिस्तान अमल में मुझसे नहीं कहा जाता ना, अमल में हायल रुकावटों से मायूस नहीं होगा। पाकिस्तान मुज़ाकरात और अमन की मीज़बानी के लिए बदस्तूर तैयार है।
पाकिस्तान चाहता है कि मुआहदा जल्द अज जल्द तय पा जाए और अमन अमल आगे बढ़े। अमरीकी जरीदे वोक्स ने भी अपनी एक हालिया रिपोर्ट में क्या कहा? हालिया रिपोर्ट में जी पाकिस्तानी किरदार को हाईलाइट किया है और वोक्स ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने की सफारती कोशिशों में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया है, जबकि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी बैनुल-अक़वामी तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं। दिस हैज़ बिन फॉर अ वाइल नाउ। और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने खित्ते में बढ़ते हुए तनाव के दौरान अमेरिका और ईरान के दरमियान राब्तों और सफारती कोशिशों में मावनत फराहम की है। और एक्चुअली ये हम बार बार इसका जिक्र इसलिए करते हैं बिकॉज एक जंग के बीच में रोक के पॉज दिला के दोनों को टेबल पे ला के बिठा के बात करवाना इज़ अ वेरी बिग डील। एंड देन ऑफ कोर्स उसके बाद जो हुआ वो हमारे सामने ही है। आप रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो जाहिर है ये भी बताएंगे कि उन्होंने कहा इस्लामाबाद के किरदार की बात हो रही थी। इस्लामाबाद वाशिंगटन के लिए काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर सामने आया। रिपोर्ट में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खुसूसी तौर पर जिक्र करते हुए कहा गया है कि हालिया महीनों में पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने इलाकाई इस्तेहकाम और सिफारती राब्तों के फ़रोग़ में फ़ाल किरदार अदा किया और इसी वजह से अमरीकी पॉलिसी साज हलकों में पाकिस्तान की अहमियत उजागर हुई है। वोक्स के मुताबिक ये सूरत हाल इस पस मंज़र में सामने आई है जब माजी में सदर डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत के दौरान अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में सदमहरी देखी गई थी। अच्छा जी, लेट्स टॉक अबाउट इट। वे डज एवरीबडी स्टैंड एट द मोमेंट? एजाज चौधरी साहब हमारे साथ हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा। एजाज साहब, अब ये बात जो है ना, ऑब्वियसली हर कोई चाहता तो था और उम्मीद भी ये थी, जब पहला राउंड ऑफ टॉक्स 2 महीने ऑलमोस्ट उसको शायद हो गए हैं, हुआ था तो लग रहा था कि ये बात जो है जल्दी ख़त्म हो जाएगी एंड दे विल कम टू सम अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद इतने स्टेटमेंट्स बैक एंड फोर्थ हुए और सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती गई। इन द सेंस इतने एमओयू पर पहुंचने के दावे भी हुए, फिर एंटागनिस्टिक किस्म के स्टेटमेंट्स भी आते रहे। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अभी आपको क्या उम्मीद नजर आ रही है? द ओनली पॉजिटिव थिंग राइट नाउ इज दैट द सीज फायर इज स्टैंडिंग। व्हाट एल्स? जी शुक्रिया। मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप साहब करना चाहते हैं जी एग्रीमेंट, और ईरानी भी करना चाहते हैं और पाकिस्तान भी सालसी की भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी रुकावट नेतन्याहू साहब की शक्ल में मौजूद है। वो ना तो पहले सीज फायर से खुश थे और ना ही वो लेबनान में जंग रोकना चाहते हैं। और आपने वो रिपोर्ट्स भी सुनी थी कि जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब की उनके साथ तल्ख कलामी भी हुई जी। और जिसको फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कंफर्म भी कर दिया एक और इंटरव्यू में। तो वो भी इसी बात का शाखसाना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अब मुश्किल पोजीशन में हैं और नेतन्याहू साहब उनको वहाँ से निकलने नहीं दे रहे। तो सवाल ये उठता है कि नेतन्याहू साहब के पास ऐसी आखिर क्या लेवरेज है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको रोक नहीं पा रहे कि भाई आप लेबनान में सीज फायर कराएं, क्योंकि ईरानियों ने कह दिया है कि जब तक लेबनान का नहीं होता है हम किसी किस्म की बातचीत नहीं करेंगे। क्योंकि जब ओरिजिनल सीज फायर हुआ था उसमें ये लिखा गया था बाकायदा कि सीज फायर पूरे मशरक़ वस्ता में होगा लेबनान समेत। तो चुनांचे मेरे ख्याल में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं बड़ी मुश्किल पोजीशन में हैं, क्योंकि एक तो जूइश लॉबी है जिसके बारे में कह रहे हैं कि जनाब उनका बड़ा होल्ड है, और आपने देखा कि खुसूसन यूएस सेनेट में बहुत होल्ड है। लिंडसी ग्राहम और जैसे सेनेटर्स के बयान आपने सुने हैं। अगरचे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे आपने देखा उन्होंने कहा है कि नहीं ये जंग रोकी जाए। लेकिन सेनेट का क्या करें, क्योंकि सेनेट जो है वो इस वक्त भी उनका साथ दे रही है डोनाल्ड ट्रंप साहब का। लेकिन सेनेट के अंदर भी बड़े हमदर्द हैं इसराइल के। जो कैंट जो थे, जो पहले यहाँ पे काउंटर टेररिज्म के डायरेक्टर थे, वो तो ये कहते हैं कि शायद इससे भी बढ़कर कोई मामला है, यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए कोई अपना नुकसान का उनको भी खदशा है। तो जिसकी वजह से भी इसराइल जो है इस वक्त नेतन्याहू की सरकर्दगी में बड़ी मुश्किलात खड़ी कर रहा है इस सीज फायर के लिए भी, और डोनाल्ड ट्रंप साहब के भी हाथ बांधे हुए हैं। नेतन्याहू साहब खुद भी बड़ी मुश्किल में हैं वैसे मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो भी उनके ऊपर भी हर किस्म के इल्जामात हैं और अक्टूबर के इलेक्शन में उनके हारे जाने का भी बड़ा खतरा है। तो वो किसी सूरत में भी जंग नहीं रोकना चाहते हैं, कहीं वो बिल्कुल ही अनपॉपुलर ना हो जाए। तो इस वक्त मामला कुछ मुझे ऐसा लगता है कि आपस में यानी एक मुश्किल में आ गया है जी। अब मुझे लगता नहीं है कि इतनी आसानी से इसको रिजॉल्व होगा, क्योंकि अब अमेरिका और इसराइल के दरमियान एक बड़ा संजीदा किस्म का
एक तनाव सा आ गया है। एक तरफ बहुत सारे अमरीकी ये समझते हैं कि हमारी जंग नहीं थी, इसराइल की जंग थी, और दूसरी तरफ इसराइल के पास ऐसे लीवर्स हैं जो अमेरिकन हुकूमत को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। जी अच्छा, अब मेरी बात ये बताइएगा एजाज साहब कि ये कितना कॉम्प्लेक्स हो गया है मामला। मतलब अगर हम माजी की मिसालें देखें, जितने ट्विस्ट एंड टर्न्स और मोड़ इस सारे सीज़ फायर, जंग, सूरत हाल एंड देन अगेन हमलों की सूरत में आ चुकी है, दुनिया का भी सब्र नहीं जवाब दे रहा, और हमें कभी कभी लगता है कि अमेरिका फ्रस्ट्रेट हो रहा है, दूसरी तरफ हमें लगता है कि ईरान भी बड़े ही तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है। लेकिन कब तक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पूरी ये वो तनाज़ा है जिससे पूरी दुनिया मुतासर हो रही है ऑयल प्राइसेस की वजह से प्राइमरीली। देखिए, ईरान की इस वक्त पोजीशन बहुत मजबूत है, जंग से पहले से ज़्यादा कहीं मजबूत है उसकी, उसमें कोई शक नहीं। और ईरानी समझते हैं कि उनके पास वक्त है। इसका फैसला बुनियादी तौर पर दुनिया की इक़्तिसाद करेगी। देखिए, आज भी खबर है कि सेंटकॉम ये कहते हैं कि हमने पता नहीं कितने जहाज़ों को वापस कर दिया। अगर दुनिया की इक़्तिसाद इसी हालत में रही तो अमेरिका के लिए भी मुश्किल हो जाएगी, और खुद ईरान के लिए, क्योंकि ईरान की भी इक़्तिसाद बड़ी बुरी तरह से फंसी हुई है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ बड़ी ताकतों को देखें तो रूस तो बड़ा मुतमईन बैठा है कि अगर अमेरिका इधर उलझा रहे तो वो अपनी यूक्रेन में इस साल जो जंग वो ख़त्म करना चाह रहा है, उसने एक वर्टिकल एस्केलेशन का नाम लिया जा रहा है, वर्टिकल एस्केलेशन शुरू कर दी है। और अगर अमेरिका वेस्ट एशिया में उलझा रहे तो रूस के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी उस जंग को वाइंड अप करने के लिए। बल्कि ज़ेलेंस्की भी बयान दे रहे थे कि जंग बहुत हो चुकी है, आइए बातचीत करें। तो मुझे लगता है कि रूस के लिए तो ये इत्मीनान बख्श है। अच्छा, अगर आप चीन की तरफ देखें तो चीन भी जो इस वक्त इस लिहाज से मुतमईन है कि जो ईस्ट एशिया पे फोकस होना था, ताइवान पे, और वो सारा जो फर्स्ट आइलैंड की जो वो लाइन है उसके ऊपर भी जो फोकस होना था उससे रुका हुआ है सारा का सारा। तो चीन भी इसलिए ऐसे मुतमईन, आपने देखा हालिया दौरे में सदर ट्रंप जो है ना वो ताइवान का जिक्र तक नहीं कर सके। तो चीन भी इस लिहाज से मुतमईन है, और चीन के पास खासे रिजर्व्स हैं जी। और फिर ये कि चीन इस वक्त पूरा फोकस कर रहा है कि नॉर्दर्न रूट सारे निकाले जाएं, ताकि इंडो पैसिफिक से सारी की सारी, जिसका इंडो पैसिफिक कहते हैं यानी इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, उससे उसकी डिपेंडेंस कम हो जाए। तो इसलिए चीन के लिए भी अगर अमेरिका यहाँ पे दलदल में फंसा रहता है तो उनको कोई और मजायका नहीं है, कुछ और थोड़ी देर के लिए, लेकिन ज्यादा देर नहीं, क्योंकि इक्तिसाद अगर दुनिया की गिरती है तो सारे ममालिक बशमूल चीन और रूस भी मुतासर होंगे। चुनांचे मुझे लगता है कि अगले चंद हफ्तों में कोई ना कोई फैसला तो करना पड़ेगा। ये सीज फायर के बगैर और रास्ता नहीं है, और इसराइल का हाथ रोकना चाहिए, और अमेरिकी सेनेट के हाथ में इस वक्त पूंजी है। वो उस वक्त अगर डोनाल्ड ट्रंप का साथ दें कि इस सीज फायर करने में मदद करें तो मेरा ख्याल है रुक सकता है, वरना नेतन्याहू साहब किसी के काबू में नहीं है। और वेरी ब्रीफली एजाज चौधरी साहब ये जरूर बता दें कि वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड इन ऑल ऑफ दिस, बिकॉज पाकिस्तान इज स्टिल वर्किंग विद अ सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म। पाकिस्तान ने बड़े पॉजिटिविटी के साथ ये नेगोशिएशंस जो हैं, मीडिएशन जो है ये शुरू की, लेकिन ऑल्दो इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट स्टिल, लेकिन उस तरह वो रिजल्ट नहीं आ रहा जिस तरह वी वर वेरी होपफुल अबाउट। तो पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से बता दें, वी आर वेरी एक्टिवली स्टिल देयर एंड होपफुल। जी, मेरा ख्याल में पाकिस्तान को ये कोशिश करते रहना चाहिए। पाकिस्तान की कोशिश से जो उसकी जो एक सही स्टांस लिया पाकिस्तान ने, और यही करना चाहिए थे। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा बदखुई की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने ना सिर्फ सीज फायर कराया, 47 साल बाद दोनों पार्टीज को इकट्ठा बिठा दिया। ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा काम था। अब अगर सीज फायर नहीं हो पा रहा और मजीद आगे नहीं चल रहा बात, तो इसमें पाकिस्तान का कसूर नहीं है। इसमें यकीनन, जिस तरह मैंने अर्ज की पहले, कि ये डोनाल्ड ट्रंप साहब को मसाइल पड़े हुए हैं नेतन्याहू साहब के, तो पाकिस्तान को अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। पाकिस्तान ने जो काम किया है उसका बहुत सिला है, और उसका पाकिस्तान का अपना नाम भी रोशन हुआ। और आप देखें दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान को जिस नाम से याद किया जा रहा है, हमारा तो दहशतगर्दी जैसे नसूर से हट गया है बिल्कुल नाम। That is right. I think we got something really big out of it as it is. And the world is very appreciative of the fact. बहुत शुक्रिया आपका, thank you so much एजाज चौधरी साहब। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और अहम मौजू है रेबीज़ कैंपेन के बारे में, और we'll talk about that. हाँ, अगर कुत्ता काट ले तो क्या किया जा सकता है, क्या होना चाहिए। अच्छा, सो ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था दैट वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट रेबीज़, जो एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। और आपको बताएं कि सिंध और ख़ास तौर पर कराची में कुत्तों के काटने के रोज़ाना वाक़यात जो है ना वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसको उस तरह सीरियसली नहीं लिया जा रहा।
जितना होना चाहिए। और अच्छा, अब कुछ किया जा रहा है। रवा साल की बात करें तो कराची में कुत्ते के काटने के कितने केसेस? 20,000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं 20,000। और कुत्ते के काटने से रेबीज में मुब्तला होकर जाँ बहक अफराद की तादाद हो चुकी है 10। This is an alarming number. Even one is too much. In one city, 20,000 cases of dog bites. गुज़श्ता हफ्ते न्यू कराची में 14 साला बच्चा रेबीज़ की वजह से जान की बाजी हार गया। अब इस सिलसिले में क्या किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में सालाना 2 से 5 हज़ार तक अमवात रेबीज़ की वजह से हैं। अच्छा, 2 से 5 हज़ार लोग इस मुल्क में कुत्ते के काटने की वजह से रेबीज़ का शिकार होकर दम तोड़ रहे हैं। What is even more concerning is ये 14 साल के बच्चे का जो आपने जिक्र किया है ना, उसके पेरेंट्स ने ये बताया कि हमने कुत्ते के काटने के बाद उसको वैक्सीन जो है वो लगवाई, उसके बावजूद ये हो रहा है। So what is happening with the सुमेरा vaccine हुसैन as हमारे well? साथ मौजूद हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम सिंध। सुमेरा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बताइएगा, इतने केसेस जिनका हमने जिक्र कर दिया और ये वो हैं जो रिपोर्टेड केसेस हैं, अब क्या किया जा रहा है, क्या प्लान ऑफ एक्शन है? क्योंकि इससे पहले भी न्यूट्र करने की बात हुई, वैक्सीन लगाने की बात हुई, ऐलानात बड़े बड़े होते हैं, दावे भी किए जाते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आता उस तरह से। जी, थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू जिस पे आज हम बात कर रहे हैं। इस पे मैं बताना चाहूँगी कि सिंध हुकूमत ने रेबीज़ की रोकथाम और इसके डॉग बाइट केसेस के मुतासरीन के बर वक्त इलाज के लिए एक जामे हिकमत अमली जो है वो तैयार की गई है। एक्चुअली इसमें इस हिकमत अमली के 2 पहलू हैं, एक इसका प्रिवेंटिव साइड है और दूसरा इसका जो है वो ट्रीटमेंट साइड है। यानी कि अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया है या डॉग बाइट केस रिपोर्ट हो गया है तो उसका इलाज किस तरीके से जो है वो मुमकिन है। सो प्रिवेंटिव साइड पे तो जैसे आपने खुद ही बता दिया कि रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो उस पर काम कर रहा है, जिसमें डॉग्स की न्यूट्रिंग और स्पेन फीमेल डॉग्स की, और उसके बाद जो है उनकी वैक्सीनेशन की जाती है। इसके साथ साथ जो है वो जो डॉग्स हैं उनको जो है वो फिर जहाँ से हम लिफ्ट करते हैं वहीं पर ही वापस जो है वो छोड़ दिया जाता है। एंड यू नो इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। जिस तरीके से अभी हमारे पास डॉग की पॉपुलेशन है, इसको अचीव करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसके साथ साथ हमने जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध स्पेशली चीफ सेक्रेटरी ऑफिस ने इसमें काफ़ी जो है वो इनिशिएटिव लिया है। उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशंस हुई हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी जो डॉग बाइट केसेस अगर रिपोर्ट हो जाए तो उसको ट्रीटमेंट साइट पे किस तरीके से डील किया जाए, उसके लिए सूबे भर में 278 रेबीज वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है वो एस्टैब्लिश किए गए हैं। राइट समीरा, ये भी बताइए स्टैंड-अलोन सेंटर्स होंगे? जी समीरा, द फैक्ट के ऑब्वियसली हम वी डू रियलाइज एंड अप्रिशिएट कि इसको इतना सीरियसली तो लिया जा रहा होगा क्योंकि रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम एक पूरा चल रहा है जिसको आप हेड कर रही हैं। सो वी डू अंडरस्टैंड दैट। हाउएवर, अगर वैक्सीनेशन की ही बात हो जाए, और अभी हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, न्यू कराची में 14 साल का बच्चा जो है वो रेबीज की वजह से मर गया। अब उसके पेरेंट्स ये कहते हैं कि उसको हमने वैक्सीन लगवाई है जाके, और ये पहले भी हम बात सुन चुके हैं कि व्हाट इज रॉन्ग विद द वैक्सीन। ये वैक्सीनेशन के बावजूद अगर I was unable to complete my previously जो मैं बात कर रही थी, जिसमें मैं यही बताना चाह रही थी कि अब हमने इसको स्ट्रेटेजाइज इस तरीके से किया है कि 278 जो रेबीज के जो सेंटर बनाए हैं, रेबीज प्रिवेंटिव सेंटर्स बनाए हैं, उसमें से जो है वो हमने जो 112 सेंटर्स हैं वो रेफरल सेंटर्स बनाए हैं। रेफरल सेंटर्स जो है रेबीज प्रिवेंटिव से, एक तो आपको डॉग बाइट हमारे यहाँ लोगों को जनरली अवेयरनेस भी नहीं है कि अगर कुत्ते ने काट लिया तो उसका ट्रीटमेंट आपने मतलब इमीडिएटली आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपने उस जो वूंड है, जो जख्म है, उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से वॉश करना है और आम साबुन के साथ। ये भी नहीं कि आपको उसके लिए कोई फैंसी चीज़ें चाहिए, उसको 20 मिनट्स तक आपने बहुत अच्छे तरीके से वॉश करना है, साबुन से वॉश करना है। और उसके बाद जो आपका करीबी रेबीज प्रिवेंटिव सेंटर है वहाँ पर आपने जाके वहाँ पे एंटी रेबीज वैक्सीनेशन जो है वो लगवानी है। अब जो रेफरल सेंटर्स, हमने एक एंटी रेबीज सेंटर्स है और एक रेफरल सेंटर्स है। बेसिकली हमने रेफरल सेंटर्स जो है वो चंद रेबीज सेंटर्स का क्लस्टर बनाया है कि अगर किसी को सिवियर वूंड है, वो अगर जो पेशेंट जाता है पहले सेंटर के ऊपर ARV सेंटर पे, उसको वहाँ वैक्सीन बेसिक लग जाती है, लेकिन अगर उसका जख्म इस तरीके का है कि उसको रेबीज इम्यूनोग्लोबिन लगने की ज़रूरत है, जो कि एक महंगी वैक्सीन है जो कि पहले अवेलेबल उस तरीके से नहीं थी। इस दफ़ा मेक श्योर किया गया है कि जितने रेफरल सेंटर्स बने गए हैं उन सब में जिसको रेबीज इम्यूनोग्लोबिन के नाम से जानी जाती है वो वहाँ पर मौजूद हो। तो सबसे पहले तो वूंड का जो जख्म है उसको प्रॉपर तरीके से वॉश करना,
उसको किस तरीके से ट्रीट करना है। सो वो हमने जो है वो जो इमीडिएट जो रिलीफ है वो वहाँ से मिलेगा, और वहाँ पर ARV भी लगेगी, एंटी रेबीज वैक्सीन भी मौजूद होगी। लेकिन अगर उसका जख्म इस किस्म का है, जो वहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल है, जो ट्रेन स्टाफ वहाँ पर मौजूद है, वो देख के बताएगा कि आया इसको रिग की जरूरत है या नहीं है। अगर रिग की जरूरत होगी तो वो उनको रेफरल सेंटर पे रेफर कर देंगे। समीरा हुसैन, थैंक यू सो मच, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। लेकिन आपने 112 रेफरेंस का भी जिक्र किया, और ARV फौरन आपको यू हैव टू रीच दीज सेंटर्स एज वेल, और उससे पहले बहुत अच्छी तरह उस साबुन से को आपने साफ जख्म करना को है। आपने काफ़ी देर तक धोएं। 20 मिनट का उन्होंने कहा है। अच्छा जी, बजट की आमद है, और उससे पहले बाय द वे गिलगित के इलेक्शंस भी हैं। हुकूमत अब 10 जून को बजट पेश करने जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस मौके पर ऐवान के बाहर एहतजाज का ऐलान भी कर चुके हैं, जिस पे थोड़ी कन्फ्यूजन भी चल रही है, लेकिन उन्होंने ऐलान किया हुआ है। वज़ीर आज़म ने बजट की मंजूरी के लिए कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 8 जून को तलब कर लिया है, मगर दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून और इसकी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के दरमियान बजट पर मामलात अभी तक फंसे हुए हैं भाई। और हुकूमत की पूरी कोशिश है कि बजट पर पीपल्स पार्टी से भी मोहर लगवाई जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी को हुकूमत की नीयत पर शकूक व शुबहात हैं, और वो इजहार भी कर रहे हैं इस बात का, ख़ास तौर पर मुजव्वज़ा 28वीं आइनी तरमीम, NFC में तब्दीली और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सूबों के ज़िम्मे लगाने की बातें जो हैं वो पीपल्स पार्टी के लिए नाकाबिले कबूल है। और दोनों जमातों के दरमियान इख्तलाफात की एक गूंज जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में जारी है। इंतखाबी मुहिम में पूरी शिद्दत से सुनाई दे रही है, और बहुत से स्टेटमेंट्स जो हैं बैक एंड फोर्थ वो हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग का नाम लिए बगैर, अच्छा नाम भी नहीं ले रहे और क्लियरली पता भी है कि किसकी बात हो रही है, इल्ज़ाम लगाया है कि वो 18वीं तरमीम पर समझौता करके पंजाब के साथ इस खित्ते को भी बेच देगी। NFC का 18वीं तरमीम का तो सबसे ज्यादा फायदा माली तौर पे तमाम सूबों को हुए, मगर सबसे ज्यादा फायदा सूबा पंजाब को हुआ था। सूबा पंजाब की NFC का जो फायदा है उसको अगर वो तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तैयार नहीं है, तो वो आपका कौन सा 18वीं तरमीम का या आईनी हकूक का या माली वसाइल देंगे। वो पंजाब के हुकूक पे जो सौदा करने के लिए तैयार बैठे हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान को बेच देंगे। मुझे गिलगित बल्तिस्तान से वो मैंडेट चाहिए, वो मैंडेट चाहिए कि मैं इस्लामाबाद में जाके कहूं कि किसी और सूबा बनाने से पहले आपको गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का खैर ख्वाहिशात, ये मुतालबात को सुनना पड़ेगा। अच्छा, ये आपने सुन लिया। और दूसरी तरफ की तरफ क्या हो रहा है जी? दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करने वाले ख्वाजा साद रफ़ीक भी पीपल्स पार्टी पर ताक कर वार कर रहे हैं, और उन्होंने भी पीपल्स पार्टी का नाम नहीं लिया बगैर ये ज़रूर कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग वोट देने से पहले ये ज़रूर सोच लें कि उन्हें इस हसीन शहर को कराची की तरह खंडर बनाना है या लाहौर और पंजाब जैसा तरक्की। ये थोड़ा सा वैसे बिलो द बेल्ट किस्म का कमेंट है, बट सुने। एजिटेट करने वाले, रियासतों पर हमले करने वाले, या जमहूरियत का लिबादा पहनकर पाकिस्तान के बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले, वो आपके मसले हल नहीं कर सकते। ताशुब की बात नहीं, काम की बात है। कराची और लाहौर का मुआवजा कर लें, आप फैसला करें। अगर आप कराची की तरह इसे इतने हसीन शहर को खंडर देखना चाहते हैं तो भी रास्ता और फैसला आपके पास है। अगर आप चाहते हैं कि इस खित्ते को लाहौर और पंजाब की तरह तरक्की दें तो फिर आपके वोट की ताकत आपके पास है। शहरों का कंपैरिजन भी हो रहा है कि आपने किस जैसा शहर आपको चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में दोनों इत्तेहादी जमातों के दरमियान लफ्ज़ी गोलाबारी जारी है, लेकिन इस्लामाबाद में मौजूद हुकूमती शख्सियात पर एतमाद है कि पीपल्स पार्टी को बजट पर एतमाद में लिया जाएगा। हुकूमत ने बुध को पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बन सकी। ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को यकीन दहानी कराई है कि बजट से पहले कोई कानून साजी नहीं होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान जल्द मुलाकात भी होने जा रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि हुकूमती इत्तेहादियों में गिलगित बल्तिस्तान में जो सियासी माहौल नज़र आ रहा है, इस्लामाबाद बैठक के दौरान कैसा होगा। फिर MKM का एक अपना मुतालबा था, वो कह रहे थे जी कामरान टसोरी को वापस गवर्नर लगाया जाए, लेकिन MKM को जब भी कोई मुतालबा करती है
तो MQM को इलेक्शन भी याद करा दिया जाता है। सो वो भी चलता रहता है। अशरफ मलकम हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ ही हैं, उनसे ज़रा मालूम करते हैं कि चल क्या रहा है। अच्छा जी अशरफ साहब, वैसे तो मौजूदा सेटअप में सब राज़ी हो ही जाते हैं और हो ही जाता है मामला हल, तो इस मरतबा भी यही होगा कि एवरीबडी वुड एग्री टू इट सर्टनली एट द एंड ऑफ इट? जी, आप कहते हैं ना कि मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस या हाउस ऑफ कार्ड्स। अब ये हुकूमत थोड़ा सा सख्त रिमार्क है, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा हाउस ऑफ कार्ड है। कोई एक कार्ड निकल गया तो पूरे का पूरा हाउस गिर जाएगा। ये दोनों साइड्स को पता है, पीपल्स पार्टी को भी पता है, मुस्लिम लीग नून को भी पता है। लड़ाइयाँ जितनी मर्जी कर लें, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जितनी मर्जी दे लें, आखिर उसने इकट्ठे होना ही होना, कोई दूसरा वे है ही नहीं। अब जब मुज़ाकरात शुरू हुए, अचानक ही सारा रात को पता चला कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमती टीम के दरमियान क्यू ब्लॉक में मुज़ाकरात हो रहे हैं कि बजट को डिले किया जाए, हमें एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। उससे पहले कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास मनसूख कर दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था, कोई नई तारीख नहीं देगी, तो हमें अंदाजा हो गया था अब क्या होगा। लेकिन एक सिर्फ तब्दीली ये हुई, पहले जो अभी बहस हो रही है ये बजट पेश करने के बाद शुरू होती थी। लास्ट ईयर अगर देखें, उस वक्त जब बजट कमेटीज में डिस्कस हो रहा था, उधर एक स्टैंड ऑफ किस्म का हो गया था, डेडलॉक हो गया था। फिर वही एक बैठक ईवान सदर में हुई तो एक ही सिटिंग में सारे का सारा कुछ तय हो गया। अभी एक गैर मामूली चीज जो हुई, जिसको नोटिस नहीं किया मीडिया ने में ज्यादा, वो मियां नवाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कैंपेन में एंट्री थी, जिसने पीपल्स पार्टी को बहुत अलर्ट कर दिया। इससे पहले पीपल्स पार्टी सोच रही थी कि हमें फ्री हैंड मिलेगा गिलगित बल्तिस्तान में, हमें हुकूमत बनाने का मौका मिलेगा और हम ही हुकूमत बनाएंगे। लेकिन जैसे ही मियां नवाज शरीफ वहाँ एंटर हुए, उसके बाद एकदम पीपल्स पार्टी ने जो चीजें बजट के बाद उठानी थी वो बजट से पहले ही उठा दी। उसका एक फायदा तो इनको शायद हो गया, मैं नहीं कह सकते मियां नवाज शरीफ इस वजह से कैंपेन छोड़ के गए हैं या तबी वजूहात की वजह पर उन्होंने अपने चेकअप्स के लिए जाना था जिनेवा, इसलिए चले गए हैं। लेकिन बहरहाल वो एक सूद जरूर हुआ। लेकिन उससे एक अहम चीज, इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो बजट डिले होना था, ये एक हम बड़ा इस्लामाबाद के जो रिपोर्टर्स हैं बिजनेस कवर करते, इकोनॉमी कवर करते, हम कहते हैं क्यू ब्लॉक मीन फाइनेंस मिनिस्ट्री में 2 फ्लोर्स हैं, 2nd फ्लोर एंड 4th फ्लोर। इनमें भी हल्की फुल्की टसल चलती रहती है, ऐसा वो चल रही थी। 2nd फ्लोर का मतलब होता है सेक्रेटरी ऑफिस, 4th फ्लोर का मतलब होता है कि वजीर खजाना का ऑफिस। जो 5 तारीख को इजलास बजट इजलास बुलाने की समरी भेजी गई थी, वो फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से गई थी, जिसपे कोई फैसला प्राइम मिनिस्टर नहीं किया, उसको होल्ड रखा। उसकी वजह एक तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुज़ाकरात चल रहे थे IMF के साथ, उसमें कुछ चीज़ों में तअत्तुल आया। आखिरी लम्हे पे IMF ने कोई नई डिमांड्स में नहीं हुआ, कुछ तजावीज़ जो हुकूमत पाकिस्तान ने IMF को भेजी थी, उन्होंने इससे इत्तफाक नहीं किया। उनमें एक बड़ी चीज़ थी कि जो हमारे अखराजात उनको कैसे पूरा करना, एक शर्त ये भी आई थी कि जो पाकिस्तान को बैरूनी फाइनेंसिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पर खर्च होगी, कहीं और खर्च नहीं हो सकेगी। जबकि सूबे मरकज चाह रहा था कि हम ज्यादा बड़ी रकम जो आबी रिजर्वायर्स हैं, जो पानी के मंसूबे चल रहे हैं पानी बिजली पैदा करने के, उस पर खर्च करे, उस पर इख्तलाफ आते, उसके लिए टाइम चाहिए था। दूसरी साथ ही पॉलिटिकल इश्यूज भी हो गए। उसके बाद जब पहली सिटिंग हुई, एक इंतहाई बाखबर जो मीटिंग में शामिल थे मेंबर, उनसे मैंने पूछा कि जी आपकी आज की रात की मुलाकात तो खत्म हो गई, कोई फैसला नहीं हो सका, कल आपने इजलास दोबारा रख लिया, क्या आप कल इस इजलास में अपने इख्तलाफात खत्म कर लेंगे? तो उस इजलास से पहले ही उन्होंने मुझे कह दिया जी कल के मीटिंग तो हम जरूर करेंगे, लेकिन उसमें जो इख्तलाफात खत्म नहीं होंगे, ये इख्तलाफात खत्म होंगे पार्टी की सीनियर लीडरशिप से। वो सीनियर लीडरशिप का क्या मतलब होता है? वो चेयरमैन भी हो सकते हैं। इख्तलाफात हैं क्या? प्राइमरीली अगर बजट को लें तो अभी तो NFC अवार्ड पर कोई बात नहीं हो रही, यही कहा जा रहा है कि बजट के बाद ही इस पे जो बात होगी। सो इख्तलाफ क्या है अभी प्राइमरीली, अगर हम 2-3 इख्तलाफात उठा लें पीपल्स पार्टी और PMLN के? मैं 2 चीजें पहले क्लियर कर दूं। जब मेरी पहले इजलास में बात हुई, मेंबरान जो शिरकत थे, उन्होंने कहा जी इसमें NFC पे कोई बात नहीं हो रही, इसमें बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे कोई बात नहीं हो रही, इसमें किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे कोई बात नहीं हो रही, इसमें किसी किस्म की कानून साजी पे बात नहीं हो रही। तो मैंने पूछा बात हो क्या रही है? उन्होंने कहा बजट की तैयारियों के सिलसिले में एक मीटिंग है, उस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन जब मैं ज्यादा लोगों से बात की, पता चला कि कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो बड़े मंसूबे हैं कराची में, सिंध हुकूमत चाहती है उनकी फाइनेंसिंग फेडरल गवर्नमेंट करे। सिंध हुकूमत के तरक्याती बजट से पैसे उसके लिए ना जाए, खास तौर पे जो सखर मोटरवे है
जो काफी बड़ा मनसूबा है, उसकी सिंध हुकूमत का ख्याल था हमारे रिसोर्सेज या निजी शोबे के साथ पार्टनरशिप के साथ उस मनसूबे को ना बनाया जाए, बल्कि मरकजी हुकूमत उसकी फंडिंग करे। जबकि मरकजी हुकूमत का कहना था कि नहीं, हम तो इसकी फंडिंग निजी शोबे के साथ इश्तराक के साथ सूबाई हुकूमत करे। लेकिन इससे एक इंटरेस्टिंग चीज हुई जो इन्होंने, जो किपी के वजीर खजाना मुजम्मिल असलम, उन्होंने की मीटिंग में बता भी दिया कि किसी वक्त एनएफसी के इजलासों में एक बात जरूर हुई थी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि जो कस्टम्स ड्यूटी की मद में 1700 अरब रुपए इकट्ठे होते हैं वो सूबे ना लें, उनको काबिल तकसीम महसूलात जब कपूल जो है उसमें से निकाल दें जिसमें सूबों ने एग्री किया। जब सूबों ने एग्री नहीं किया उसके बगैर एनएफसी को छेड़ा नहीं जा सकता। अब हुकूमत ने सूबों से मुतालबा रखा, चारों सूबों से, जिसमें ज्यादा बड़ा हिस्सा पंजाब और सिंध को देना पड़ा था, उन्होंने आप हमें आबी वसाइल के लिए 1700 अरब रुपए अपने वसाइल से फराहम करें ताकि हम अपने कोई फाइनेंसिंग सीधी कर सके। उस पे भी इख्तलाफात थे, सूबों ने इनकार अच्छा किया। अशरफ, वफाक के पास पैसे हैं नहीं, ये अभी का तो नहीं है, सो क्या ये बजट भी बगैर किसी सलूशन के पेश कर दिया जाएगा या बगैर किसी तस्वीर के आगे हम सब बढ़ जाएंगे? क्योंकि इस सिलसिले में मुतअद्दिद तजावीज़ आती रही हैं, एनएफसी अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम किया जाए, आप जिस तरह कस्टम ड्यूटी की बात कर रहे हैं, या फिर सूबे किसी शोबे में वफाक को फंड करें या सपोर्ट करें, किसी चीज़ पर इत्तेफाक राय होता हुआ आपको नज़र आ रहा है या वफाक के मसाइल जूं के तू रहेंगे, पैसे ना होने वाले? बजट के बारे में तो जब ये मेरा ख्याल है हफ्ते या इतवार को पार्टी की सीनियर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप की बात होगी हुकूमती पार्टी से, वो तो बजट का इशू तो खत्म हो जाएगा। अब फाइनेंसिंग कहाँ से आएगी? अगले माली साल के दौरान हम 21 अरब डॉलर का कर्ज लेंगे, बैरूनी फाइनेंसिंग लेंगे मुख्तलिफ मनसूबों के लिए, वो अरेंजमेंट तो हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त, जिसको बार बार IFI इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये वो उठा रहे हैं, पाकिस्तान का कर्ज की शरह इतनी हो रही है कि वो बहुत ज्यादा है GDP के परसेंटेज के, वो सस्टेनेबल नहीं है, उसका कुछ करें। उस तरफ आपकी बात का जवाब दे है, उस तरफ भी इस बजट में कोई तवज्जो नहीं होगी। हम कर्ज लेते रहेंगे, हमारी जो इकोनॉमी है इस तरह ड्रिप पे चलती रहेगी, सांस लेती रहेगी। कोई बड़ा मेजर मनसूबा जो इकोनॉमी के रियल सेक्टर में GDP का है, जो असल तरक्की का काम है, वो इस बजट में मुझे अब तक नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ एक ही है जिसपे अभी इख्तलाफात चल रहा है। अगर हुकूमत मैनेज कर सके, जो आबी वसाइल के मनसूबे हैं उनके लिए सूबों से कहा जा रहा है कि आखिर उनका फायदा सूबों को भी होना है कि सूबे उसके लिए फंडिंग करें, वो अगर हो गया तो एक बेहतर चीज होगी। वरना मुझे कोई ऐसा जो इसको पायदार सोल्यूशन कहते हैं या एक्चुअली तरक्की की तरफ जो एक स्टेप होता है, वो स्टेप इस बजट में भी फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रहा। वही होता है कि वही जो पहले से एक मिल चल रही है उसकी स्पीड बढ़ा दो, जो टैक्स दे रहे हैं उनसे ज्यादा ले लो। तो अब आपको क्या लग रहा है, आपने सखर मोटर चीज अगर आप मुझे इजाजत दें मैं अर्ज कर दूं, इसमें हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है लेकिन मुझे कहने दें, एक हमारा सबसे बड़ा मसला रहा है, आज के फिगर्स में दूंगा जियो न्यूज के किसी वक्त, कि कितना टैक्स पिछले सालों में तनख्वाह दर तबके ने दिया जो कि सबसे ज्यादा है, और कितना टैक्स ट्रेडर्स ने, जो रिटेलर्स ने दिया, थोक का कारोबार करते हैं, परचून का कारोबार करते हैं, वो सबसे कम है। हुकूमत ने, FBR ने पिछले सालों से बड़ी कोशिश करके जो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम जिनको POS कहते हैं, उससे बाउंड किया था कि तमाम दुकानदार मुंसलिक हो जाए ताकि हमें पता चलता रहे। वो भी टियर 1 तक लगा हुआ है सिर्फ अशरफ, उसके बाद तो टियर 2 में कहीं है और टियर 3 में तो है ही नहीं। सर वो भी गया, वो भी जा रहा है। अब हुकूमत दुकानदारों से क्या, अब वो भी जा रहा है, अब हुकूमत इसको बड़े फख्र से बयान करेगी। अब से हो क्या रहा है कि उन दुकानदारों से कहा रहा है कि आप साल का 25,000 रुपए टैक्स दे दें, यानी कि हर दुकानदार 2,000 रुपए तकरीबन महाना टैक्स दे दे। उसके बदले FBR उनको एक प्लेट देगा, वो प्लेट अपनी दुकान पे डिस्प्ले कर देंगे, उस दुकान के अंदर FBR का कोई अमला एंटर नहीं हो सकेगा। उसके बदले दुकानदार को क्या मिलेगा, 2,000 महीने का देके कि POS सिस्टम से उनको निकाल दिया जाएगा। एक हुकूमत की देखिए डबल पॉलिसी, एक तरफ तो कह रहा है हम ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी का फायदा ले रहे हैं, दूसरे जो लोग बहुत थोड़े आए हैं, टियर 1 के लोग, जैसा कि अपना का टियर 1 के दुकानदार आए हैं जो सिस्टम में आ चुके हैं, अब हम उनको निकाल रहे हैं। एक तरफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ जो पहले से आ चुके हैं उनको निकालने की छुट्टी दे रही है, आप तो छुट्टी करें जी, आप हमारे सिस्टम का हिस्सा ना रहे। और हम फख्र से ट्रेजेडी है ये हमारी अशरफ, स्कीम पे इत्तेहाद हो गया, मतलब कितने फैनफेयर के साथ ये POS सिस्टम जो था ये शुरू किया था। जी अशरफ, क्लोजिंग थॉट्स।
अच्छा, रियल स्टेट सेक्टर पे बात होती है और फिर ऑटो पॉलिसी पे बात होती है, ज़रा बता दें ब्रीफली क्या होने वाला है। रियल स्टेट में कुछ कंसेशंस हैं, कुछ तो पहले हो चुकी हैं, कुछ सिलेक्टेड सिटीज में, सिलेक्टेड सोसाइटीज में जो सरकारी जमीन की कीमत है उसमें कमी की जा चुकी है। उसमें कमी का मतलब है कि उसका टैक्स कम हो चुका है। तो दूसरी एक बड़ा रिलीफ जो कोर्ट के जरिए लिया गया, अदालतों से लिया गया, 7E का खात्मा, जिसके तहत टैक्सेस ज्यादा आते थे रियल स्टेट सेक्टर पे, वो मतलब समझ लें कि अदालत से खत्म किया गया, नो कमेंट। वो भी खत्म हो जाएगा, बजट में, फाइनेंस बिल में आ जाएगा। अदालती फैसलों पे हम बात नहीं कर सकते, पाबंद हैं अदालत के फैसलों के एहतराम करने के। एक तो वो कंसेशन हो गया, दूसरे प्रॉपर्टी कीमत का काम हो गया। मुस्लिम जो दूसरे रेट्स हैं, खासतौर पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर के या लैंड होल्डिंग के, उसमें भी जो उसकी टोटल शरह है उसमें कमी। ठीक है, और उससे जाहिर है वो एक रियल इसमें एस्टेट के शोबे के लिए इन्वेस्टमेंट वापस रिलीफ आ रहा है, आएगी। आपको नजर भी आ रहा होगा, कुछ तेजी आई है। लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका। मकसद यही है। थैंक यू। हुकूमत सोच रही है कि दुबई से रियल स्टेट में जो पाकिस्तानियों ने वहाँ इन्वेस्ट की है वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आए। What are the incentives for that? शुक्रिया अशरफ फॉर बीइंग विद अस। ब्रेक लेनी है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रवायती हरीफ एक मरतबा फिर आमने सामने होंगे। किसकी बात हो रही है, कौन है रवायती हरीफ? पाकिस्तान इंडिया ऑफ कोर्स। जापान में जारी अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान और इंडिया की टीमें आज दूसरे सेमी में मद्दे मुकाबिल होंगी और इवेंट का पहला सेमीफाइनल मेजबान जापान और मलेशिया के दरमियान खेला जाएगा। There are going to be 2 semi-finals today. Yes. One between India and Pakistan and other between Whoever Malaysia. will win of it, they will play the final against. माहौलियात का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, जिसका मकसद माहौलियात से मुतालिक अवाम में शऊर उजागर करना है। और पाकिस्तान, आपको पता ही है कि माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से जंग लड़ रहा है। वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। बदकिस्मती से माहौलियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा मुल्कों में पाकिस्तान, जिस तरह बताया आपको, सर फहरिस्त है। 2-3 दहाइयों से मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीलियों के असरात पाकिस्तान के तकरीबन हर इलाके, हर शहर में देखे जा रहे हैं। और माहौलियाती तब्दीलियाँ अब एक आलमी बहरान की सूरत इख्तियार कर गई हैं। इस साल का मौजू आपको बता दें, इस हवाले से है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। पाकिस्तान के जो इलाके माहौलियाती तब्दीली से सख्त मुतासर हैं, इनमें बलूचिस्तान का भी एक बड़ा हिस्सा शामिल है। हब से ताल्लुक़ रखने वाली बच्ची जुनैरा क़य्यूम ने 2022 के सैलाब में जब बज़ात ख़ुद ये सब भुगता तो उन्होंने ठानी कि इस मसले माहौलियाती तब्दीली और तबाही से मुताल्लिक़ आगही होनी चाहिए और कुछ काम भी होना चाहिए। ख़ास तौर पर क्लाइमेट चेंज के नतीजे में आने वाली आफात से लड़कियों की तालीम किस तरह मुतासर होती है। अब जुनैरा यूनिसेफ की एडवोकेट पर आए क्लाइमेट एक्शन बन गई हैं और उनसे इस सिलसिले में हम बात भी करेंगे। सो जुनैरा इज़ विद अस। जुनैरा, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? जुनैरा, इतनी छोटी सी उम्र में ये एहसास हो जाना कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये चीज़ जो है ये आउट ऑफ कंट्रोल होगी। और ख़ास तौर पे आपने एजुकेशन के हवाले से जिक्र किया है। पहले तो बताएं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था, ब्रीफली बताइएगा 2022 के सैलाबों के बाद। जी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मेरा जो एक्सपीरियंस था क्लाइमेट से जो है ये था कि जो 2022 के जो फ्लड्स थे और उससे भी जो 2020 में जो पहले फ्लड्स हुए थे और बाकी जो क्लाइमेट जो क्राइसिस हम फेस करते आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो हीट वेव्स हैं वगैरह, सो उस जो है मैंने, क्योंकि ये चीज़ें जो है बचपन से हम देखते आ रहे हैं, तो इस चीज़ को जो है मुझे इस पर काम करना था। एंड दैट्स व्हाई आई टर्न्ड माय पैशन इनटू एक्शन when I found UNICEF and all the जो opportunities। नहीं तो आपकी या फिर आपके इर्द गिर्द जो लड़कियां मौजूद थीं उनकी पढ़ाई किस तरह से मुतासर हुई थी 2022 के सैलाबों के नतीजे में, वो हम आपसे इनिशियली जानना चाहते हैं कि आपके जहन में ये ख्याल कब आया, कैसे जन्म लिया इस बात ने? जी तो देखिए, क्लाइमेट क्राइसिस को ऐसा हम बहुत नज़दीक से इस चीज़ को देखते हैं।
जुनैरा, अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं जुनैरा, क्योंकि आपकी आवाज़ में डिस्ट्रप्शन है, वी आर गोइंग टू कनेक्ट विद यू अगेन। और अपेरेंटली जुनैरा से ज़रूर पूछेंगे, लेकिन इन्होंने रिसर्च की एजुकेशन के हवाले से अपनी आसपास जो स्कूल्स थे, जहां बच्चियां ख़ास तौर पे जिन स्कूल्स में जाती थी, और वो रिसर्च जो थी दैट इज़ व्हाट वन हर द यूनिसेफ पॉलिसी रिसर्च चैलेंज इन 2023 एट सच अ यंग एज। एट सच अ यंग, मतलब पता है यंग एज का ये है, एहसास की बात है कि इस उम्र में एहसास होना कि हमें इसके बारे में बात करनी पड़ेगी, हमें इस इशू पे रोशनी डालनी पड़ेगी, वी हैव टू हाईलाइट इट। ये बड़ी रेयर चीज़ है और उस एहसास को मेजरेबल एक्शंस में तब्दील करना भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जुनैरा बताइएगा, हम आपकी रिसर्च की बात कर रहे थे, उस रिसर्च के क्या कंक्लूजन निकला, आपको कैसे ख्याल आया कि क्या ये रिसर्च होनी चाहिए, आपके इर्द गिर्द जो लड़कियां मौजूद थीं, जो इलाके थे, वहाँ पे क्या असरात होते हैं यूजुअली? हम खासतौर पे स्कूल गोइंग बच्चियां, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारों के हवाले से बताएं। जी, क्लाइमेट चेंज के ये इश्यूज, क्लाइमेट चेंज के ये इम्पैक्ट्स पड़ते हैं स्पेशली बच्चों पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही होती है, और अभी रिसेंटली अगर हम बात करें, इवन अभी जो समर जो है वो उसमें हीट वेव्स की वजह से हम पढ़ भी नहीं पाते, सेकेंड थिंग। एंड अभी जो फ्लड्स वगैरह हुए थे 2022 में, तो काफ़ी स्कूल्स में जो है वॉश अवे हो गई थी, जिसकी वजह से एक तो गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती पढ़ने के लिए। अगर पास में कोई स्कूल में जाए तो पेरेंट्स कहते चले ठीक है आप लोग चले जाए, लेकिन वो स्कूल भी जो है, मैंने काफ़ी ऐसे बच्चे सुने कि वो स्कूल में उनके चले गए थे एंड दे हैड ज़ीरो अपॉर्चुनिटी टू कंटिन्यू देयर स्टडीज़ एंड ऑल। तो ये काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है गर्ल्स पे स्पेशली, कि कैसे उनकी जो है तालीम इफेक्ट हो रही होती है। अच्छा जुनैरा, आपने ऑब्वियसली अपनी रिसर्च, और एक तो माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, फॉर योर एज है, बड़े बड़े हमने देखे हैं जो इतना कन्विंसिंग उनकी स्पीच नहीं होती, एंड यू हैव एडवोकेटेड फॉर दिस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इनफैक्ट आप न्यूयॉर्क में 2025 में यूनिसेफ यूथ एडवोकेट्स मोबिलाइजेशन का हिस्सा थी, उस लैब का, एंड यू वर जस्ट अमंग 12 यंग पीपल सेलेक्टेड फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। क्या आपको लगा कि आपकी बात से आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, भी दिखा रहे हैं जी, कि कोई चेंज आ सकता है, एंड हाउ आर यू ड्राइंग अटेंशन टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू? देखिए, क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू है, मैं कहती हूँ कि इट कांट बी सॉल्व फर्स्ट थिंग, ठीक है, लेकिन वी डू हैव होप एज यूथ। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक चीज़ है कि हमारे लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए दैट अंडरस्टैंडिंग दिस इशू, और इस इशू के बारे में बात करना किसी का लाइक इट इज़ ये कोई ऑप्शन नहीं है, इट्स नॉट अ चॉइस बट इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस चीज़ को मैंने रियल एक्शन में लाया, एंड द थिंग इज़ दैट एज यूथ हमारे पास होप है, एंड एज अ यूथ, एज अ यंग पर्सन, आई फील अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेज अवेयरनेस एंड टेक एक्शन। और मैं बिलीव करती हूँ कि छोटे स्टेप्स भी जो है काफ़ी बड़े, मतलब उस चीज़ में अगर आप एक्शंस और छोटे स्टेप्स की बात कर रही हैं जुनैरा, आपने अपना जो स्कूल जहाँ पे आपका असर और रसूख है, वहाँ आपने नो प्लास्टिक पॉलिसी भी अपनाई हुई है, आप पढ़ाती भी हैं अंग्रेज़ी एक एकेडमी में। सो ये एक्शंस हमें बताइए, क्या छोटे छोटे एक्शंस हैं जो आप ले रही हैं, या आप लोगों को तरगीब दे रही हैं, लोगों को मोटिवेट कर रही हैं कि वो अपनी ज़िंदगियों में ये तब्दीली लाएँ? क्योंकि एडवोकेसी तो हम ठीक है कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब एक्शन भी कुछ करना होगा। बिल्कुल, मैं बिलीव करती हूँ कि वर्ड्स जो है, एक्शंस जो है वर्ड्स से ज़्यादा वो होते हैं, पावरफुल होते हैं। और जैसे कि स्मॉल स्टेप्स, व्हाट आई मीन वाज लाइक प्लांटिंग ट्रीज, सेविंग वाटर, रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज़, और हमारे अपने सबसे जो मेन चीज़ की अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखना। ये छोटी चीज़ें जो डिफरेंस फैलाती हैं, क्योंकि जो रियल चेंज है इट बिगिंस विद द इंडिविजुअल्स एंड द कम्युनिटीज, एंड देन जो गवर्नमेंट पे आ सकते हैं कि गवर्नमेंट देन वी वर्क टुगेदर टू बिल्ड अ मोर तो जब आप बात करती हैं अपने से बड़ों से, जब आप बात करती हैं, या अपनी उम्र के बच्चों से आप बात करती हैं, नौजवानों से आप बात करती हैं, तो व्हाट इज़ देयर रिस्पॉन्स? डू दे रियलाइज़ कि ये कितना इंपॉर्टेंट इशू है? और अब हम लिटरली ग्लेशियर्स फटने की वीडियो, गर्मी आ गई है ना, आना शुरू हो गई है, हम देखते हैं तो दिल हौल जाता है कि होगा क्या, जिस तरह हमारा ये मुल्क और पूरा रीजन मुतासर हो रहा है हाई टेंपरेचर्स की वजह से। क्लाइमेट के हवाले से नेसेयर्स भी बहुत हैं, बड़ी टॉप पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, जो इस चीज़ को खातिर में नहीं लाते, वो नहीं समझते कि ये कोई बिग डील है या इसके कोई इतने लॉन्ग स्टैंडिंग असरात हैं, हालांकि वो हमारी नज़रों के सामने हैं। हाउ डू यू काउंटर दैट?
जब मैं बात करती हूँ जब भी मैं क्लाइमेट चेंज के बारे में लोगों से बात करती हूँ, मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया है कि many people, like there are so many people who don't realize it's such a big problem yet. हालांकि हम देख रहे हैं कि कितने क्लाइमेट क्राइसिस आप फेस कर रहे हैं, कितने क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स आप फेस कर रहे हैं, हमारी डेली लाइफ का ये हिस्सा बन गया है, बट स्टिल लोग रियलाइज़ नहीं करते। तो मैं चाहती हूँ कि लोग दे मस्ट रियलाइज़, एंड सेकंड थिंग, इफ दे रियलाइज़, वो समझते हैं कि क्लाइमेट बहुत बड़ी चीज़ है, हम काम नहीं कर पाएंगे। सो आई गेस कि छोटे एक्शंस भी बहुत मैटर करते हैं, आप लोगों से स्टार्ट करें, दैट रियली मैटर्स अ लॉट। सो सजेस्ट अस 3 थिंग्स, हम पौधे लगाएं और हम प्लास्टिक कंजम्पशन को कम करें, और क्या करें जुनैरा? हम देखिए 3 चीज़ें, रीयूज, रिड्यूस एंड एक ये चीज़ हम वो कर सकते हैं, 3 आवर्स का हम वो कर सकते हैं। सेकंड थिंग हम ये कर सकते हैं कि प्लास्टिक वो कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर पे हम वो कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, और वाटर सेव कर सकते हैं। मेन चीज़ अभी देखिए वाटर स्कैरिसिटी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, वाटर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, लाइक सेविंग वाटर। बहुत अच्छा लगा जुनैरा आपसे बात करके, एंड बहुत ही एक तो अच्छी फीलिंग होती है कि आवर फ्यूचर इज इन गुड हैंड्स। टॉपिक्स एंड इश्यूज दैट मैटर, एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जुनैरा, थैंक यू। एंड सुप्रीम कॉन्फिडेंट, हाँ, कॉन्फिडेंस तो बहुत है, मतलब ये इनको जुनैरा को ना, हम ये जो लिस्टें निकलती है ना 30 अंडर 30 और हमारे अचीव करते हैं हमारे यंगस्टर्स वगैरह, आई डू सी हर गोइंग देयर, और माशाल्लाह ऑलरेडी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, एंड शी इज सो यंग दैट आई हैव फुल फेथ दैट शी इज गोइंग टू गो फार। हमारे यहाँ बच्चों से जब भी सवाल होता है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे, तो इन जवाबात में से 2 जवाब बड़े कॉमन हैं हमारे यहाँ, जो हमारे ज़माने में भी थे। लेट मी गेस, डॉक्टर, इंजीनियर्स, ऑलमोस्ट एज इफ इसके अलावा कुछ पता ही नहीं है। मगर अब तेज़ी से रुझान बदल रहा है, एंड थैंक गॉड बदल रहा है। ख़ास तौर पर मेडिकल के शोबे में तलबा तालिबात की दिलचस्पी कम होना तो वैसे अच्छी बात नहीं है, लेकिन ज़रा लोग और फील्ड्स भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन ये मेडिकल में इंटरेस्ट जो कम होना है ना, इसका सबूत ये है कि साल 2025-26 में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की 743 सीट्स जो हैं वो खाली हैं। मतलब कभी हम सोच भी नहीं सकते थे, लड़ाइयाँ पड़ जाती थी, इतनी नशिस्तें होती नहीं थी, और अब ये खाली जा रही हैं। और हद ये है कि ये मेरिट में नरमी और 45 रोज़ा तौसी के बावजूद MBBS और BDS की नशिस्तें पूरी नहीं हो सकी हैं। पंजाब में 381, सिंध में 295, इस्लामाबाद में 50, खैबर पख्तूनख्वा में 17 नशिस्तें खाली रहीं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि तलबा में एहसास पड़ने लगा है कि साल हर साल की दिन रात और दिमाग तोड़ मेहनत के बावजूद जूनियर डॉक्टर्स को इंतहाई कम सहूलतें एंड लिटरली ना होने के बराबर पैसे मिलते हैं। बराए नाम मुआवजा मिलता है। जो हमारे डॉक्टरों को तनख्वाहें जूनियर लेवल पे मिल रही हैं, ये उनके साथ ज़्यादती, कैटेगोरिकली अनफेयर हो जाता है। और फिर जब तक किसी शोबे में स्पेशलाइजेशन ना की जाए, कुछ कमाने या नाम बनाने के मौके जो हैं वो बड़े महदूद होते हैं। बिल्कुल, मुलाजमत के मौके कम हो रहे हैं, और 1 साल हाउस जॉब के फौरी बाद FCPS का इम्तिहान, फिर किसी अस्पताल से 4-5 साल तक रेजिडेंसी, और बाज़-औक़ात इससे भी ज़्यादा वक्त लग जाता है। इसीलिए हमारे बच्चे चाहते हैं कि USMLE कर लें, प्लैप कर लें, बाहर चले जाएं, खा तो सकते हैं, कमा तो सकते हैं। इस दौरान डॉक्टर्स को अक्सर हफ्ते में 1 या 2 दिन 24 से 36 घंटे की कॉल्स भी करना पड़ती हैं, वैसे से ज़्यादा ही होती हैं। अच्छा, दूसरी तरफ IT और दीगर शोबों में ना सिर्फ रुझान जो है वो यंगस्टर्स का बढ़ रहा है, उसके मौके भी ज़्यादा हैं, बल्कि तिब्बी शोबे के मुकाबले में यहाँ मेहनत कम और मुआवजा जो है ना वो बेहतर मिल रहा है। और IT को तो वैसे ही, मतलब दिस इज़ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। तो तिब्बी माहिरीन के मुताबिक वक्त आ गया है कि हुकूमतें मेडिकल के शोबे में नई इस्लाहात जो है वो जरूर लाएं, ताकि बच्चों का और यंगस्टर्स का कोई इंटरेस्ट जो है वो इधर बढ़े। लेट्स टॉक अबाउट इट। वकार भट्टी हमारे साथ ही मौजूद हैं, नुमाइंदे हैं जी द न्यूज़ में। बहुत शुक्रिया वकार साहब। ये जो आदाद शुमार हैं, नज़र आ रहा है कि मेडिकल डेंटल की तालीम का ट्रेंड ज़रा क्या हम कहें, मेरिट हाई था, हालांकि फिर पता लगा कि जी मेरिट में भी नरमी की गई, तौसी भी की गई टाइम में, उसके बावजूद। और कितने अरसे बाद ऐसा हुआ है, क्योंकि हमने हमेशा ये सुना है कि मारा मारी होती है, एप्लीकेंट ज़्यादा होते हैं, सीटें कम होती हैं। क्या वजह नज़र आ रही है आपको?
जी देखिए, सबसे पहले तो ये जितनी भी सीटें कम हुई हैं मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में, ये प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की सीट्स कम हुई हैं, जिनमें 135 जो हैं वो MBBS की सीट्स हैं और 608 के करीब डेंटिस्ट्री की सीट्स हैं। पहली बात तो ये है कि मेडिकल और डेंटल एजुकेशन जो है वो महंगी बहुत हो गई है। एक स्टूडेंट, एक डॉक्टर की जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है वो 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ तक तकरीबन हो जाती है 5 साल के MBBS और उसके बाद BDS जो 4 और 5 साल का BDS होता है। तो एक तो प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। दूसरी बात यह है कि पेरेंट्स के पास अब इतना ज़्यादा पैसा है नहीं कि वो इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि उसका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो बहुत कम है। जॉब्स नहीं है पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर्स में, डॉक्टर और डेंटिस्ट के पास जॉब्स नहीं है। एक बड़ी वजह, आप जैसे कि आपको पता है कि 60 से 70% जो मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं। तो पहले तो ये होता था कि वो शादियों का जो रुझान था कि रिश्ते अच्छे आ जाते हैं ख़वातीन डॉक्टर्स को और उनकी शादियां कर दी जाती थी। तो अब मेरा ख्याल है कि उस रुझान में भी थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता जो है एक शायद कमी आना शुरू हुई है, लेकिन ये हमें इस पर देखना पड़ेगा कि ये क्या वजह है। और दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हो गई हैं, जो ट्रेनिंग की FCPS की जो ट्रेनिंग होती है उसकी जो स्लॉट्स हैं वो बहुत कम हो गई हैं। तो नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उतनी जो है ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ नहीं है मुल्क में। तो ये सब अवामिल हैं जिसकी वजह से जो है मुल्क में इंटरेस्ट कम हो रहा है मेडिकल और डेंटल के शोबे में। अलार्मिंग सिचुएशन है, बड़े आपने रीजंस दिए हैं किसी की वो ट्रेनिंग भी नहीं हो रही और डॉक्टर बहू भी अब लग रहा है कि किसी को नहीं चाहिए। ये बताएं कि अगर स्टूडेंट्स इस तरफ कम जाएंगे तो हमें डॉक्टर्स ऑब्वियसली कम मिलेंगे और पाकिस्तान की जितनी आबादी है उसके लिए तो वैसे ही तिब्बी सहूलियात जो हैं वो कम हैं, तो फिर इस ट्रेंड के असरात क्या होने वाले हैं, आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, प्रॉब्लम तो ये बढ़ता जा रहा है। हम पहले ही दो बड़े प्रॉब्लम है मेडिकल के शोबे में। पहला तो मैंने जैसे आपको पहले अर्ज़ किया कि फ़ीमेल डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में प्रोड्यूस होती हैं और उनमें से एक बड़ी तादाद जो है वो प्रैक्टिस नहीं करती। एक वजह तो एक तो ये मसला है। दूसरा ये कि जो फीमेल डॉक्टर्स आती भी हैं तो चंद मखसूस शोबों में आती हैं, जैसे गायनी में और पीडियाट्रिक्स में या रेडियोलॉजी में ख़वातीन जाती हैं, लेकिन बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जिसमें ये ख़वातीन डॉक्टर्स नहीं जाती। फिर तीसरा ये कि फ़ीमेल डॉक्टर्स जो हैं वो आउट ऑफ द सिटी या देहातों में, रूरल एरियाज़ में वो काम नहीं करती। तो एक ये बड़ा मसला है। तो अगर ये नंबर जो है कम होता जाएगा तो हमें डॉक्टर्स की शॉर्टेज, ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ और जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं, हर सूबे में हमारे पास ऐसे इलाके हैं जो शहरों से दूर हैं जहाँ सहूलियात कम है, तो वहाँ पे हमें डॉक्टरों की कमी का सामना तो करना पड़ेगा। तो बेसिकली वकार वो बात जो हमेशा से करते थे ना कि लड़कियाँ जो हैं वो डॉक्टरी कर तो लेती हैं, मेडिसिन पढ़ लेती हैं, फिर प्रैक्टिस नहीं करती, वो आके इट हैज़ कॉट अप विद अस। अच्छा, अब ये बताइएगा कि मेडिकल के शोबे में तलबा की दिलचस्पी बरकरार रहे, इसके लिए हुकूमत क्या कर सकती है? एक तो इंसेंटिवाइज करे, अल्लाह का वास्ता है इनकी तनख्वाहें बढ़ाएं और बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है, और थोड़े ड्यूटी के जो रोटाज हैं ना इनके वो भी ज़रा इंसानी हमदर्दी के तहत बनाए जाएं। क्यों ये नहीं है कि आप एक साइकिल से गुजरे हैं, सीनियर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपका जूनियर भी उसी साइकिल, इस साइकिल को कौन ब्रेक करेगा? ये बदले लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करने की ज़रूरत है वकार? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो मेडिकल की तालीम का शोबा है, इसमें जो प्राइवेट मेडिकल सेक्टर है ये प्योरली एक बिज़नेस बन चुका है। जो अभी तो PMDC है, PMDC से पहले जो इदारा था उसे PMC था, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन कहा गया। तो उस वक्त जो उनकी पॉलिसी थी वो ये थी कि अगर बच्चा अहल है और वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाता है तो, और उसके वालिदैन जो है वो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो PMC जो था वो उसको स्कॉलरशिप उसने देने का प्लान किया था। तो एक तो हमें स्कॉलरशिप्स की ज़रूरत है मेडिकल के शोबे में, डेंटल के शोबे में, कि हमें स्कॉलरशिप्स मिलें। दूसरा ये कि पब्लिक सेक्टर में हमें मज़ीद मेडिकल कॉलेजेस की ज़रूरत है जहाँ पे सब्सिडाइज्ड एजुकेशन मिलती है, पब्लिक सेक्टर में मज़ीद मेडिकल कॉलेजेस की ज़रूरत है और स्कॉलरशिप्स की भी ज़रूरत है। वकार भट्टी, थैंक यू सो मच। ब्रेक तो नहीं, बस टाइम खत्म हो गया। ठीक है जी, इस पे आप सोचें, सोच विचार करें और एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड भी एंजॉय करें और अपने आप को इस गर्मी से ना ज़रा बचा के रखें। वी विल सी यू इंशाल्लाह। अच्छे आम खाएं। नहीं आए ना, ये भी एक प्रॉब्लम है। मंडे को मिलते हैं इंशाल्लाह।